नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेस स्कॉलर्स में। मेरा नाम मनीष शर्मा। मैं हाजिर हूँ आपको सितंबर महीने की करंट अफेयर का पार्ट 2 लेकर, जो नेशनल अवेयरनेस पर बेस्ड रहेगा। इससे पहले हमने बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया था, जो पार्ट 1 है हमारा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो पार्ट देखिए। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप लेटेस्ट करंट अफेयर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हेलो, तो आज का हमारा ये वीडियो जो होने वाला है, जो भारत के जो नेशनल अवेयरनेस है, नेशनलाइज के ऊपर जो भी करंट अफेयर है उसके ऊपर ये वीडियो कंप्लीट ट्यूटोरियल है। और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जो हमारे एनटीपीसी का है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखते हैं पहला जो है, इसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सामूहिक पारिवारिक आत्महत्या के अधिकतम मामले किस राज्य में दर्ज किए गए। मतलब सामूहिक और पारिवारिक आत्महत्या के अधिकतम मामले जो हैं तमिलनाडु में दर्ज किए गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 की तुलना में आत्महत्या और दुर्घटना मृत्यु के मामलों में संख्या में पिछले वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब जो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके अंदर 2018 की तुलना में इस साल वृद्धि दर्ज की गई है। और सामूहिक पारिवारिक आत्महत्या के अधिकतम मामले तमिलनाडु में 16, इसके बाद आंध्र प्रदेश में 14, केरल में 11, पंजाब में 9 और राजस्थान में 7 दर्ज किए गए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे किए हैं? तमिलनाडु में। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद जो है केरल है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद है राजस्थान। दूसरा है रक्षा मंत्रालय MOD ने 6 पनागो रेजिमेंट्स की आपूर्ति के लिए कितनी राशि के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 2580 करोड़ रुपए की राशि के अनुबंध पर हस्ताक्षर की है। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में, कौन सी आर्टिलरी रेजिमेंट को 6 पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और इससे हमारे सशस्त्र बलों को ऑपरेशन की तत्परता को बढ़ेगी। और यह होगा 6 पिनाका रेजिमेंट, जिसमें ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजीशनिंग सिस्टम AGAPS के साथ 114 लॉन्चर्स शामिल हैं। इसे TPCL और LNT से खरीदे, कौन से TPCL और LNT से खरीदे जाने वाले 45 कमांड पोस्ट और BEML से खरीदे जाने वाले 330 वाहन शामिल हैं। वर्ष 2024 तक इसकी पूर्ति होने की योजना है। ठीक है। तीसरा, जो जीवन बीमाकर्ता से इस तरह के उत्पादों को शुरू करने के अनुरोध के बाद IRDAI द्वारा सूचकांक से लिंक उत्पादों पर गठित 6 सदस्यीय समिति के प्रमुख दिनेश पंत को बनाया गया है। यह उत्पाद संरचना ग्राहकों की समझ में आसानी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को प्रासंगिक के अन्य मामलों में बाजार में पहले से उपलब्ध उत्पादों की भी जांच करेगा। और वर्तमान में IRDAI उत्पाद विनिमय विशेष रूप से सूचकांक लिंक उत्पादों को बेचने के लिए बीमा कंपनियों को अनुमति नहीं देते हैं। ठीक है। तो मतलब जो बीमा कंपनियां जो कुछ उसमें करते हैं, उसके लिए एक 6 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इसके प्रमुख दिनेश पंत हैं। तो ये जो सूचकांक लिंक के जो उत्पाद बेचे जाते हैं, मतलब जो भी उनकी सर्विस है, जो भी उनकी बीमा पॉलिसीज़ होती हैं, उनको बेचने के लिए उस पर मतलब ये निगाह रखेंगे। चौथा जो पॉइंट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में खतरनाक तरीके से ड्राइविंग और सड़क दुर्घटनाओं के कारण किस शहर में सर्वाधिक मौतें हुई हैं? तो कहाँ पर हुई हैं? दिल्ली में हुई हैं। ठीक है जी। कहाँ पर हुई हैं? दिल्ली में हुई हैं। कहाँ पर हुई है जी? सबसे दिल्ली में ख़राब ड्राइविंग के अनुसार जो सड़क दुर्घटना हुई है सबसे ज़्यादा दिल्ली में हुई है 2019 के आंकड़ों के अनुसार। दिल्ली में सड़क दुर्घटना में कुल 1400 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। खतरनाक तरीके से या लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई हैं 529 व्यक्तियों की मौत हुई है। इसके बाद राजस्थान जयपुर 320 व्यक्तियों की मौत हो गई, और पश्चिम बंगाल में के आसनसोल में लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए 301 लोगों की मृत्यु
हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा साझा किए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2019 में सभी शहरों के बीच में दिल्ली खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने और सड़क दुर्घटनाओं के कारण सर्वाधिक मौतें दर्ज की गई हैं। तो कहाँ पर की गई हैं? दिल्ली में की गई हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने GTM की पहल की शुरुआत की, जिससे अच्छे ऊर्जा क्षेत्रों में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि होगी। तो GTM का पूरा नाम क्या है? ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। क्या नाम है? GTM का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ये कदम अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिभागियों की वृद्धि का कारण बनेगा और ये पहल देश के 175 GW अक्षय ऊर्जा RE लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगी। यह समृद्ध राज्यों पर बोझ कम करेगा और उन्हें स्वयं के RPO नवीनीकरण खरीद को दायित्व से बाहर क्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आगे चलते हैं। छठवां जो पॉइंट है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, कौन सा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020 के 13वें संस्करण में भारत की रैंक 48वीं है। कौन सी है? 48वीं रैंक है। किसमें है? संयुक्त रूप से जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 13वें संस्करण में भारत की रैंक कौन सी है? 48वीं है। भारत ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं का निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और R&D वैश्विक कंपनी जैसे संकेतकों में शीर्ष 15 में शामिल है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड नवाचार रैंकिंग में शीर्ष पर हैं और शीर्ष 5 स्थानों पर उच्च आय वाले देशों का प्रभुत्व है। 7वां जो पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने खतरों की आशंका को देखते हुए कितने मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया? 118 ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया। इस कदम से करोड़ों भारतीय मोबाइल इंटरनेट उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की उम्मीद और भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता भी सुनिश्चित करेगा। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 118 मोबाइल ऐप को सूचना प्रौद्योगिकी जनता द्वारा सूचना के उपयोग को ब्लॉक करने की प्रक्रिया और सुरक्षा के उपाय नियम 2009 के प्रारंभिक प्रावधानों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्लॉक किया गया है। कहाँ पर किया? कौन सा अधिनियम? 2009 के अधिनियम के द्वारा 69A के जो प्रौद्योगिकी अधिनियम है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, 69A के तहत इसको ब्लॉक किया गया। 118 ऐप्स को ब्लॉक किया गया है क्योंकि हमारा जो डेटा है तो ये बताया जा रहा था कि इस हमारे डेटा को मिसयूज हो सकता है, तो ये इसलिए इन्हें ऐप को बैन किया गया इंडिया के अंदर। 18 जो है, मैरकॉम कैपिटल द्वारा परिचालन, निर्माणाधीन और विचारांगत परियोजनाओं के संदर्भ में भारत की किस नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी को विश्व की सबसे बड़े सोलर पावर जनरेट एसेट ऑनर की रैंक प्रदान की गई है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को। किसको की गई है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को भारत विश्व की सबसे सोलर पावर जनरेट एसेट ऑनर की रैंक प्रदान की गई है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को। मैरकॉम कैपिटल ग्रुप एक स्वच्छ ऊर्जा संचार परामर्श कंपनी है। एजेल की निर्माणाधीन और विचारांगत क्षमता 10.1 गीगावाट और इसकी परिचालन क्षमता लगभग 3 गीगावाट है। एजेल का अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो 12.32 गीगावाट है जो वर्ष 2019 में पूरे अमेरिकी सौर उद्योग द्वारा स्थापित कुल क्षमता से अधिक है। ठीक है जी, आगे चल। रेबो बैंक की वर्ष 2020 की ग्लोबल डेयरी टॉप 20 कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी है? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। कौन सी है? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है जो रेबो बैंक को वर्ष 2020 की ग्लोबल डेयरी टॉप 20 कंपनियों में हमारी भारतीय कंपनी जो है कौन सी? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है। ठीक है। अमूल को 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 40,240 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार के साथ 16वें स्थान पर रखा गया। स्विट्जरलैंड की नेस्ले इस सूची में सबसे ऊपर है और रेबो बैंक का डच बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है। रेबो बैंक क्या है? एक डच बहुराष्ट्रीय कंपनी बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है डच, जो रेबो बैंक है, जो उसके द्वारा इसको
हमारी इंडियन कंपनी को रखा गया है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है जी। अगला जो पॉइंट है, केंद्र सरकार द्वारा कोयला के क्षेत्र में हरित पहल के लिए गठित संचालन समिति के अध्यक्ष वी के सारस्वत कौन है? वी के सारस्वत हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में हरित पहल के लिए गठित संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? वी के सारस्वत हैं। इस वेबिनार के पीछे का उद्देश्य 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन एनएमटी ऑयल गैस का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कौन सा? कोल गैस का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश की चर्चा करना था। उल्लेखनीय रूप से कोयला क्षेत्र में हरित पहलों के लिए डॉक्टर वी के सारस्वत की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन भी किया गया। अगला जो पॉइंट है, किस संगठन के साथ जनजातीय कार्य उत्कृष्टता केंद्र COE जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2 दिनों के लिए नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन किया? किसने किया? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। किसने किया है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने इसका किया है। कॉन्क्लेव के उद्घाटन के सत्र को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा संबोधित करेंगे। कौन? अर्जुन मुंडा जी इसको संबोधित करेंगे। और नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के परिणामों की प्रगति की समीक्षा हेतु भी किया गया है। 2 दिवसीय सम्मेलन में 10 अनुसंधान साझेदारों ने अपनी परियोजनाओं को साझा किया है। किसने किया है? 10 अनुसंधानों ने इसमें अपनी परियोजना को साझा किया है। इस कॉन्क्लेव के अंदर भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण GSI ने किस देश के अपने समकक्ष के साथ भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किसने किया? फिनलैंड ने किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी और समझौता ज्ञापन भूविज्ञान प्रशिक्षण, खनिज पूर्वानुमान और उपयुक्तता विश्लेषण, भूकंपीय और अन्य भूभौतिकीय सर्वेक्षणों के क्षेत्र में सहयोग को सुविधाजनक बनाता है। ठीक है, तो किसने किया? फिनलैंड ने किया है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, किस विश्वविद्यालय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च किए गए इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप को विकसित किया है? फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने। किसने किया है? फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप को विकसित किया है। इस एप्लीकेशन को इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी द्वारा हैदराबाद में विकसित किया गया है। ऐप शिक्षार्थियों को अनूठे भारतीय तरीके से भारतीय अंग्रेजी उच्चारण विकसित करने में मदद करेगा। ठीक है, यह ऐप एक उपयोगी डिजिटल साधन होगा जो शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक शैक्षणिक संसाधन के रूप में कार्य भी करेगा। हम लोग इंग्लिश से सीख सकते हैं। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी संस्थान द्वारा ये इंग्लिश प्रो ऐप लॉन्च किया गया है। अगला जो पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मिशन जिसका उद्देश्य लोक सेवा में भर्ती के बाद सुधार लाना है, मिशन कर्मयोगी। कौन सा? मिशन कर्मयोगी। ये उद्देश्य है इसका, केंद्रीय मंत्री द्वारा अनुमोदित जो जिस मिशन ये बनाया गया है, मिशन कर्मयोगी। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय लोक सेवकों को सक्षम नेतृत्व क्षमता का निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें सही दृष्टिकोण और कौशल और ज्ञान न्यू इंडिया विज्ञान से जोड़कर भविष्य के लिए तैयार करना है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई है? किरण। कौन सी की गई है? किरण हेल्पलाइन शुरू की गई है। हेल्पलाइन विशेषकर कोविड-19 महामारी को देखते हुए मानसिक बीमारी की बढ़ती घटनाओं में ध्यान रखकर शुरू की गई है। मतलब कोविड-19 में जो लोग लॉकडाउन में अंदर घरे रहे उसमें थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है, मानसिक बीमारी जो बढ़ते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस मिशन को, इस हेल्पलाइन को शुरू किया गया है। हेल्पलाइन नंबर जो है, जो इस मिशन के अंदर जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1800-500-0019। मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को राहत और सहायता प्रदान करेगा। क्या करेगा? मानसिक व्यक्तियों को राहत और सहायता प्रदान करेगा। क्या हो गया? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में कैरियर के लिए गंतव्य स्थलों की सूची कौन सा शहर शीर्ष पर है? बेंगलुरु है। कौन सा है? बेंगलुरु। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैरियर के लिए गंतव्य स्थलों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? बेंगलुरु है। इस क्षेत्र में नौकरी की तलाश पिछले वर्ष जून 2019 से जून 2020 में 106% बढ़ी है और यह महामारी की शुरुआत के अनुरूप मार्च से जुलाई 2020 तक 20% बढ़ गई है। जून 2019 और जून 2020 के बीच 51% की वृद्धि के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जॉब पोस्टिंग में पिछले 2 वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है। तो मैं
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो जॉब स्कोप है इस टाइम बहुत ज़्यादा है और बहुत ही इसमें ग्रोथ हो रही है। तो आगे अपन देखते हैं। अगला जो पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? जयपुर में किया है। प्रतिष्ठित गेट गुलाबी नगर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अवसर पर समूह के अध्यक्ष द्वारा लिखित से 2 पुस्तकों भी विमोचन किया, जो राजस्थान पत्रिका ग्रुप के प्रधान संपादक और पत्र ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के अध्यक्ष गुलाब कोटरी हैं। सर्वेक्षण के 75वें दौर में घरेलू सामाजिक उपयोग पर NSO की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में 66.4% की साक्षरता दर के साथ न्यूनतम साक्षर राज्य के रूप में उभरा है? कौन है वो? आंध्र प्रदेश है। रिपोर्ट के अनुसार केरल फिर से देश में सर्वाधिक साक्षर राज्य रहा है, मतलब केरल सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है देश के अंदर। इसके बाद दिल्ली 88.7% पर, मतलब सेकंड नंबर पर दिल्ली है। थर्ड नंबर पर उत्तराखंड है 87.6% और फोर्थ नंबर पर हिमाचल है 86.6% और फिफ्थ नंबर पर जो है 85.9% के साथ असम है। ठीक है, केरल फर्स्ट है, सेकंड दिल्ली, थर्ड उत्तराखंड, फोर्थ हिमाचल प्रदेश और फिफ्थ नंबर पे कौन है? असम है। भारत में समग्र साक्षरता दर 70.7% है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में 73.5% साक्षरता दर और शहरी क्षेत्रों में 87.7% की साक्षरता दर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा बनेगा एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मतलब क्या है? सर्वेक्षण के 75 सामाजिक NSO के द्वारा, मतलब जो है सबसे कम साक्षरता न्यूनतम साक्षर राज्य वाला जो देश है, मतलब जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश और सबसे टॉप पर केरल हमेशा की तरह केरल है और उसके बाद दिल्ली आया है, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर असम है। भारत में समग्र जो टोटल पूरे भारत की जो साक्षरता 77.7% है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र की जो साक्षरता है वो 73.5% है और शहरी क्षेत्र की जो साक्षरता है वो 87.7% की साक्षरता दर है भारत के अंदर। अगला जो पॉइंट है, नीति आयोग द्वारा गठित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक समन्वय समिति MPICC की अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त समंदर इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसमें बिजली मंत्रालय, महिला विकास मंत्रालय और सांख्यिकी एवं कार्यालय मंत्रालय, कारण ग्रामीण विकास, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, आवास और शहरी कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और वित्तीय सेवा के सदस्य इसमें शामिल रहेंगे। आगे चलते हैं। इसमें जो अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने युवाओं को रोजगार देने हेतु निःशुल्क शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने के लिए किस नेटवर्किंग कंपनी के साथ साझेदारी की है? लिंक्डइन के साथ की है। किसके साथ की है? लिंक्डइन के साथ। लिंक्डइन के अनुसार वर्ष 2020 में बिना डिजिटल कौशल वाले पेशेवर की तुलना में डिजिटल कौशल वाले भारतीय पेशेवरों की मांग 20% अधिक है। ठीक है, इस साझेदारी के तहत 10 निःशुल्क लिंक्डइन प्रशिक्षण मार्ग, जिसमें मांग वाली कई तकनीकी नौकरियों के लिए 140 कोर्स शामिल हैं, को 31 मार्च 2021 तक ई-स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यह भारत के युवाओं को नौकरियों के लिए कौशल विकास में मदद करेगा। 21वां पॉइंट, किस संस्था ने आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है? आत्मनिर्भर भारत के तहत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन AM के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम में भारत MSME के स्टार्टअप में प्रायोगिक अनुसंधानों और नवाचारों को बढ़ावा देना होगा और ये पहले MSME क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आवासिक नवाचारों को पहचानने और बढ़ावा देने में मदद करेगी। तो ये वीडियो आज तक यहीं तक है। आगे भी हम आपको एक वीडियो इससे रिलेटेड लेके आएंगे। इससे रिलेटेड आगे एक और वीडियो लेके आएंगे। तो आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल आइकन को भी दबाइए। ठीक है जी, वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। थैंक यू।